बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने एक साथी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक अहम वाक़े की तफसीलात सुनाऊंगा। ये वाक़या PIA के बोइंग 747 तैयारे के साथ पेश आया जो उस वक्त UK की फ़्लाइट पर था। चूँकि मैं अपने स्टेशन पर इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पायलट और कंट्रोलर्स के दरमियान होने वाली वायरलेस गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। मैंने इस गुफ्तगू को तहरीरी शक्ल में भी मुंतकिल किया और इस पर तफसीली तज्ज़िया भी किया। आज मैं वही तज्ज़िया और कहानी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये वाक़या ना सिर्फ उस वक्त चौंका देने वाला था, बल्कि ये हकीकत भी ज़ाहिर करता है कि ऐसा मामला दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त और किसी भी हवाई जहाज़ के साथ पेश आ सकता है। पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से UK की डेस्टिनेशंस के लिए PIA के बोइंग 747 हवाई जहाज़ की फ़्लाइट्स चला करती थीं, जो लंदन हीथ्रो और मैनचेस्टर के लिए होती थीं। आज की फ़्लाइट मैनचेस्टर जा रही थी। इस्लामाबाद से टेक ऑफ करने के बाद इस हवाई जहाज़ का रूट मगरिब की तरफ फतेह जंग से होते हुए अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ चला जाता था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद हवाई जहाज़ हमारे राब्ते में रहता था और 25 मील यानी फतेह जंग पोजीशन पर हम उसे अगली एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट चिराट अप्रोच को चेंज करवा देते थे। चिराट अप्रोच ये हवाई जहाज़ अपने पास कोई 40-50 मील तक रखता था और उसके बाद फिर वो उसे लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर को चेंज करवा देता था, जो इस हवाई जहाज़ को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाता था। लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर इस फ़्लाइट के एस्टिमेट्स काबुल एरिया कंट्रोल सेंटर के साथ एक्सचेंज कर लेता था और इस फ़्लाइट के लिए जो बुलंदी अप्रूव की जाती थी, जिसे हम फ़्लाइट लेवल कहते हैं, उस पर यह हवाई जहाज़ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पॉइंट पर काबुल एरिया कंट्रोल सेंटर के हवाले कर देता था। इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार ने इस फ़्लाइट को फतेह जंग पोजीशन के ऊपर चिराट अप्रोच को चेंज करवा दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे तो चिराट अप्रोच ने पलट कर हमें कॉल की और उसने बताया कि इस बोइंग 747 के साथ इंजन प्रॉब्लम हो गई है और वो अब आपके पास वापस चेंज करके बात करना चाह रहा है। साथ ही ये हवाई जहाज़ वापस इस्लामाबाद रेडार अप्रोच की फ्रीक्वेंसी पर आ गया और उसने बताया कि उसने अपना इंजन नंबर 1 ख़राबी के बायस बंद कर दिया है। पायलट की आवाज़ पुरसुकून थी और रेडार कंट्रोलर ने उससे पूछा कि क्या आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं और अब क्या करना चाहते हैं। पायलट ने जवाब दिया कि वो अपनी कंपनी के साथ वायरलेस पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि फ़्लाइट को कहाँ लेके जाना है। साथ ही पायलट ने बताया कि चूंकि अभी बाकी के 3 इंजन 100% नॉर्मल काम कर रहे हैं और हम अपनी स्पीड और हवाई जहाज़ का लेवल भी बरकरार रख सकते हैं, हम अभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे। सिर्फ अर्जेंट सिचुएशन है जिसके लिए उन्होंने पैन 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 का कोड इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा कोड वर्ड है जिसमें पायलट ये बताना चाहता है कि इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है और छोटी मोटी खराबी है जिसकी वजह से तवज्जो चाहिए। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि वो 5 मिनट तक बताएंगे कि उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना है या इस हवाई जहाज़ को कराची ले जाना है, जो कि बोइंग 747 हवाई जहाज़ का मेंटेनेंस बेस भी था। इस्लामाबाद लैंड करने की सूरत में इस हवाई जहाज़ की मुरम्मत का काम PIA को यहीं पर करना पड़ता, जिसके लिए तमाम इक्विपमेंट और अगर इंजन नया डालना था तो वो भी कराची से यहाँ लाना पड़ता, जो कि एक वक्त तलब और मुश्किल काम होता। बहरहाल रेडार कंट्रोलर ने इससे पूछा, अब आप इसी जगह होल्ड करना चाहेंगे या सीधे अपने रूट पर ही रहना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब कोई ख़राबी अनाउंस हो गई हो तो कोशिश हमेशा यही होती है कि हवाई जहाज़ किसी बड़े एयरपोर्ट से नज़दीक तरीन रहे, ताकि मज़ीद किसी ख़राब सूरत हाल में लैंड करने के लिए मुनासिब जगह फ़ौरन दस्तयाब हो। इसी वजह से इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर ने पायलट को कहा कि आप इसी पोजीशन पर उल्टे हाथ की तरफ चक्कर लगाएं और इसी चक्कर में आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर चाहे इंतज़ार कर सकते हैं। वो इस हवाई जहाज़ को इस्लामाबाद से नज़दीक तरीन रखना चाहता था। पायलट ने उनकी बात मान ली और उसी जगह पर उल्टे हाथ चक्कर काटना शुरू कर दिया। अब इसकी पोजीशन इस्लामाबाद के मगरिब में तकरीबन 45 मील थी। तकरीबन 5 मिनट की कोऑर्डिनेशन के बाद पायलट ने इस्लामाबाद रेडार अप्रोच कंट्रोलर को बताया कि वो वापस इस्लामाबाद लैंड करना चाहता है। इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर ने ये इन्फॉर्मेशन चिराट अप्रोच को भी दे दी, क्योंकि उस वक्त जहाज़ उनकी एयर स्पेस में था और उनकी इजाज़त से इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर एयर ट्रैफिक सर्विसेज इस हवाई जहाज़ को मुहैया कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चिराट अप्रोच को इस हवाई जहाज़ का लेवल भी बता रखा था, ताकि वो अपने दूसरे तमाम हवाई जहाज़ों को इस फ़्लाइट के लेवल से क्लियर रखे।
اب اس ہوائی جہاز نے واپس اسلام آباد کی طرف رخ کر لیا۔ جب بھی کوئی ہوائی جہاز کسی طرح کی بھی ایمرجنسی میں ہو تو ایئر ٹریفک کنٹرول اسے پوری آزادی دیتے ہیں اور اسے کم سے کم مصروف رکھنے کی کوشش میں ہوائی جہاز کو سب سے آسان اور ڈائریکٹ روٹ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ بآسانی ایک ہی سمت میں فلائی کرتا ہوا ایئرپورٹ تک سیدھا آ جائے، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، فرام یور پریزنٹ پوزیشن کلیئر ڈائریکٹ ٹو اسلام آباد، یعنی آپ اپنے موجودہ پوزیشن سے الٹے ہاتھ مڑتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھر سکتے ہیں۔ پائلٹ نے ایکنالج کیا پروسیڈنگ ڈائریکٹ ٹو اسلام آباد۔ اب ہوائی جہاز اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول نے یہ تمام انفارمیشن اسلام آباد ایئرپورٹ پر PIA آپریشنز کو دے دی اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کو بھی بتا دیا کہ یہ ہوائی جہاز لینڈنگ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ کنٹرول ٹاور کو مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ ہوائی جہاز ایک انجن بند کر کے واپس آ رہا ہے۔ ابھی فل ایمرجنسی اناؤنس نہیں کی ہے، اس لیے آپ ریسکیو فائر فائٹنگ سروسز کو ان کے اسٹیشن پر ہی الرٹ کر دیں اور ابھی گاڑیاں باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور صورتحال درپیش، کیونکہ اس بوئنگ 747 ہوائی جہاز نے مانچسٹر تک کا ایندھن لیا ہوا تھا اور ہوائی جہاز بہت بھاری تھا، اسی وجہ سے ابھی وہ فوری طور پر لینڈنگ نہیں کر سکتا تھا، وہ لینڈنگ کنفیگریشن میں نہیں تھا۔ لینڈ کرتے وقت ہوائی جہاز کے وزن کو ہم لینڈنگ ویٹ کہتے ہیں، اور اس ہوائی جہاز کا اس بھرے ہوئے ایندھن کی وجہ سے لینڈنگ ویٹ لمٹ سے زیادہ تھا۔ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا رہے اور ایندھن جلا کر ختم کرے، یا پھر ایندھن ہوائی جہاز سے گرائے، جسے ہم فیول ڈمپنگ کہتے ہیں۔ ویسے تو ہوائی جہاز اپنے روٹ پر واپس آتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر فیول ڈمپنگ کر سکتا ہے، ایندھن گرا سکتا ہے، لیکن اسلام آباد پرانے ایئرپورٹ کے مغرب میں ایئر ٹریفک کنٹرول کے نقشے پر ایک مخصوص فیول ڈمپنگ ایریا بھی بنا ہوا تھا، جو کہ پائلٹ کو بھی معلوم تھا اور ہمیں بھی پتا تھا۔ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہوتا تھا کہ ہم ہوائی جہاز کو صرف ایک ہی کلیئرنس دے دیں، کلیئر ٹو اسلام آباد فیول ڈمپنگ ایریا، رپورٹ سٹارٹنگ فیول ڈمپنگ۔ یہ فیول ڈمپنگ ایریا ایک ایسی جگہ بنایا گیا تھا جہاں پر نیچے آبادی نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوائی جہاز 7000 فٹ کی بلندی پر ایندھن گراتا تو اس کے مضر اثرات نیچے آبادی تک نہ پہنچتے۔ اس ہوائی جہاز کو 7000 فٹ کی بلندی پر ایندھن گرانے کی اجازت دی گئی۔ پروسیجر کے مطابق اس ہوائی جہاز نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ میں ایندھن گرانے کا کام شروع کر چکا ہوں، کمنسنگ فیول ڈمپنگ۔ اس کے بعد اس ہوائی جہاز نے ہم سے رابطہ نہیں کرنا تھا جب تک اس کا فیول ڈمپنگ آپریشن پورا نہ ہو جاتا۔ یہ اس لیے احتیاطاً کیا جاتا ہے کہ ٹرانسمیشنز کی وجہ سے کسی قسم کا الیکٹرک سپارک نہ ہو، تاکہ گرتے ہوئے ایندھن میں آگ نہ لگ جائے۔ چونکہ ہوائی جہاز میں گرنے والا ایندھن نیچے کی طرف جاتا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول کا پروسیجر یہ ہے، اس ہوائی جہاز کے 1000 فٹ اوپر تک کوئی اور دوسری فلائٹ اس کے نزدیک نہ آئے، اور نیچے کی طرف بھی ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ اس ہوائی جہاز کے 2000 فٹ نیچے تک کوئی دوسرا ہوائی جہاز نہ آئے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز سے گرنے والا ایندھن فوراً ہی ایک دھوئیں غبار کی شکل اور دھند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں 2000 فٹ کے اندر ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ 7000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز سے گرنے والا ایندھن زمین تک نہیں پہنچ پاتا، اور کسی بھی قسم کے اثرات زمین پر موجود افراد یا حیوانات کے لیے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی پائلٹ نے اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ وہ ایندھن گرانے کا کام شروع کر رہا ہے، تو ایئر ٹریفک کنٹرول نے اپنی فریکوینسی پر پروسیجر کے مطابق ایک جنرل کال دی، فلاں فلاں جگہ پر فیول ڈمپنگ آپریشن شروع ہو چکا ہے، جو اگلے 20 منٹ تک جاری رہے گا، تمام ہوائی جہاز اس جگہ سے کلیئر رہیں۔ کچھ ہوائی جہاز تو ایئر ٹریفک کنٹرول کے رابطے میں ہی ہوتے ہیں، جنہیں وہ خود ہی اس جگہ سے کلیئر رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہیلی کاپٹر یا چھوٹا ہوائی جہاز جو اس علاقے کے ارد گرد پرواز کر رہا ہو، اور اگر وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی اس کال کو سن لے تو وہ اس جگہ سے دور رہے گا تاکہ محفوظ رہے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد پائلٹ کی آواز آئی کہ ان کا ایندھن گرانے کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے، اور اب وہ اسلام آباد پر ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے ذریعے لینڈنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے ریڈار کنٹرولر کو کہا کہ وہ ہمیں ILS اپروچ کروا دیں۔ ریڈار کنٹرولر نے اس ہوائی جہاز کو فوراً ریڈار ویکٹرز پر لے لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص سمت میں پرواز کرنے کے لیے کلیئر کر دیا۔ اسلام آباد اپروچ ریڈار کنٹرولر اب اس ہوائی جہاز کی ڈائریکشنل گائیڈنس
यानी उसको सिमत दिखाने की जिम्मेदारी ले चुका था और अब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रास्ते और मुड़ने की हिदायत पर अमल करना था। इस वक्त हवाई जहाज को हर तरह की रुकावट से दूर रखने की जिम्मेदारी अप्रोच रेडार कंट्रोलर की थी। इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर शब रोज़ ये काम करते हैं, इसलिए उन्हें इसमें कोई मुश्किल नहीं थी कि वो इस हवाई जहाज़ को ILS इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर के लिए ठीक जगह पर पोजीशन कर दें, जो कि रेडार कंट्रोलर ने कर दिया। अब एक और इमरजेंसी स्टार्ट होने वाली। अभी तक जो हुआ वो तो था ही, लेकिन अब जो होने वाला था वो पायलट को भी नहीं पता था। इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर ने हवाई जहाज़ को रनवे 30 पर टच डाउन से 9 मील दूर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग अप्रोच पर इस्टेब्लिश करवा दिया। यानी हवाई जहाज़ टच डाउन से 9 मील दूर था और लैंड करने के लिए पोजीशन में मौजूद था। इस जगह इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर ने हवाई जहाज़ इस्लामाबाद कंट्रोल टावर को चेंज करवा दिया ताकि वो उसे लैंडिंग क्लियरेंस दे दे। जैसे ही हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर की फ्रीक्वेंसी पर आया तो इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर ने उसकी कॉल स्टैंड बाय सेट पर मॉनिटर की, सुनी। हवाई जहाज़ ने कंट्रोल टावर को बताया कि पहले तो उन्हें एक इंजन शट डाउन करना पड़ा था, लेकिन इस वक्त उन्हें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और वो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है, और अब वो अपनी लैंडिंग की कोशिश कैंसिल करके उल्टे हाथ मुड़ना चाहते हैं ताकि थोड़ी देर तक चक्कर काट कर अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें, देख लें, और फिर वो रेडार कंट्रोलर को बताएंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। इस्लामाबाद कंट्रोल टावर ने ये सब कुछ इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर को बताकर हवाई जहाज़ को रेडार कंट्रोलर के हवाले कर दिया। पायलट ने इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर को कहा कि उन्हें थोड़ी देर होल्ड करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी हाइड्रोलिक प्रॉब्लम को देख सकें। इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए हाइड्रोलिक प्रॉब्लम का लफ्ज़ ही काफ़ी था और इसके साथ ही उसकी हाइड्रोलिक फेलियर की SOP शुरू हो गई। यानी अब इस्लामाबाद अप्रोच कंट्रोलर ये इंतज़ार नहीं कर सकता था कि कैप्टन मुझे 5 या 7 मिनट के बाद बताए कि मुझे हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है और मुझे एक ख़ास तरीके से लैंड करने की इजाज़त दी जाए। हाइड्रोलिक प्रॉब्लम की सूरत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3-4 नहायत अहम पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले ये इम्कान होता है कि अगर हवाई जहाज़ हाइड्रोलिक सिस्टम के मसले के साथ लैंडिंग करने के लिए आ रहा है तो वो अपने फ्लैप्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लैंडिंग ज़्यादा रफ्तार के साथ होगी। ज़्यादा रफ्तार पर ब्रेक लगाने के दौरान टायरों के फटने का ख़तरा होता है और इसी सूरत में हवाई जहाज़ रनवे पर रुक कर फंस सकता है। लैंडिंग करने के बाद हवाई जहाज़ का नोज़ व्हील शायद काम न करे और इसलिए हवाई जहाज़ को रनवे से खींच कर भी बाहर निकालना पड़ सकता है। इन दोनों सूरतों में रनवे के बंद रहने का इम्कान होता है, इसलिए रेडार कंट्रोलर अगर कोई डिपार्चर तैयार हों तो उन्हें फौरी तौर पर इस हवाई जहाज़ की लैंडिंग से पहले रिलीज़ कर देता है ताकि मज़ीद ताख़ीर न हो। रेडार कंट्रोलर को ये बखूबी इल्म था कि हाइड्रोलिक प्रॉब्लम के साथ हवाई जहाज़ लैंडिंग से पहले तो महफूज है, असल मसला लैंड करने के बाद पेश आ सकता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। पायलट ने अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर से रब्ता किया और कहा कि उसे दोबारा लैंडिंग के लिए मुनासिब पोजीशन पर ले आया जाए। रेडार कंट्रोलर ने फ़ौरन लैंडिंग करवाने की बजाय पायलट को इतला दी कि 3-4 मिनट की ताख़ीर के साथ उसे ILS अप्रोच पर गाइड किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान एक फ़्लाइट को ग्राउंड से डिपार्चर करवाना है। जैसे ही डिपार्चर मुकम्मल हुआ, रेडार कंट्रोलर ने आने वाले बोइंग 747 को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर प्लेस कर दिया और फिर उसे कंट्रोल टावर के पास चेंज करवा दिया। कंट्रोल टावर से रब्ता होते ही पायलट को बताया गया कि तमाम फायर सर्विसेज अलर्ट कर दी गई हैं और रनवे के साथ अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि फ़िलहाल वो एक नॉर्मल लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसने कंट्रोल टावर का शुक्रिया भी अदा किया। अगले 2 मिनट के बाद हवाई जहाज़ महफूज तरीके से रनवे पर टच डाउन कर गया। हवाई जहाज़ की रफ्तार रनवे पर जब कम हुई तो कंट्रोल टावर ने पहले हाथ ही उससे पूछ लिया कि क्या वो खुद रनवे क्लियर कर सकता है या उसे खींच कर ले जाने के लिए टग मास्टर की ज़रूरत पेश आएगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत पेश आएगी। पायलट ने बताया वो खुद ही रनवे क्लियर कर लेंगे। इस तरह हवाई जहाज़ रनवे से क्लियर हो गया और वापस अपने पार्किंग स्टैंड पर पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हवाई जहाज़ों के ऑपरेशन के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें सुनने को मिली होंगी। अगर आप मज़ीद एंजॉय करना चाहते हैं, लाइव ATC.net पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी सुनें, जहां पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गुफ्तगू बराह रास्त सुनाई देती है। यकीनन आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।